हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, इसमें 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इनपुट शुड बी सो एलोकेटेड दैट द वैल्यू एडेड बाय लास्ट यूनिट इज दिस सेम इन ऑल केसेस। ये कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत कहता है कि इनपुट को इस तरीके से आवंटित करना चाहिए कि अंतिम इकाई द्वारा जोड़ा गया मूल्य सभी मामलों में समान हो। तो ये कहता है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, समसीमांत सिद्धांत। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्या के मूल कारण कौन कौन से हैं? असीमित आवश्यकताएं, ये भी है, सीमित संसाधन और उसके साथ साथ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एन एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज दैट शी यूजेज इन प्रोडक्शन आर नोन एज। उद्यमी को अपने संसाधनों के प्रयोग के बदले जो मूल्य मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अंतर्निहित लागत, यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो कंपनी किसी आउटसाइडर को देती है, किसी बाहरी पक्षकार को देती है, उसे हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। डूबत लागत क्या होती है? वह लागत जो ऑलरेडी हो चुकी है और उस पर बात करना इरेलेवेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। नेक्स्ट है आपका वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड। किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूटिलिटी, उपयोगिता। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ इन मार्केट। बाजार का प्रथम नियम क्या है? तो बाजार का प्रथम नियम है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इंक्रीज इन इनकम में लीड टू एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज, जब आपके आय में वृद्धि है उसके साथ साथ क्वांटिटी डिमांड में भी वृद्धि हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं धनात्मक आय लोच, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड कमोडिटी। यानी कि बोल रहा है कि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उससे संबंधित वस्तु की मांग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे टी है, इसके डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाए? तो इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। जब एक वस्तु की कीमत देखी जाए और किसी उससे संबंधित किसी दूसरे वस्तु की मांग को देखा जाए। और संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक की जगह दूसरे का हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन बोलते हैं हिंदी में। और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वस्तुएं, यानी कि जब दो वस्तुएं साथ मिल करके किसी आवश्यकता को पूरा करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पूरक वस्तुएं, जैसे कार और पेट्रोल। नेक्स्ट है टी एंड कॉफी आर, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये सब क्या है? एक दूसरे के प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है इफ द कमोडिटीज आर सब्स्टिट्यूट इन नेचर क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी। अगर दो वस्तुएं प्रतिस्थापन हैं तो उनकी जो आड़ी तिरछी लोच है वो कैसी होगी? तो अगर टी कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कॉफ़ी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब प्रतिस्थापन वस्तुएं रहती हैं तो उनमें आड़ी तिरछी लोच कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या शून्य होती है? तो अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा कि टी की अगर कीमत बढ़ी है तो इसका डिमांड कम हो जाएगा। ये तो रही टी की प्राइस और टी की डिमांड की बात। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि उसके प्रतिस्थापन, यानी कि टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट में जो गुड्स होते हैं उनका जो इलास्टिसिटी रहता है वो पॉजिटिव रहता है। मतलब टी के प्राइजेज में अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो टी का डिमांड है वो कम हो गया है।
नेक्स्ट है डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी मांग की लोच कैसी होती है, और उसके साथ साथ विलासिता की वस्तुएं जो लग्जरीज आइटम है उनकी मांग की लोच कैसी होती है। तो जो वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक हैं उसके प्राइस में वृद्धि हो या कमी हो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, वो हमारे लिए क्या रहता है, इनइलास्टिक रहता है, बेलोचदार रहता है। वहीं पर जो विलासिता की वस्तुएं हैं, यानी कि अगर हम अपने घर पे एसी लगवाएंगे तो वो कब लगवाएंगे, जब हमारी इनकम में वृद्धि होगी या फिर उनके प्राइजेस में कमी आएगी। तो ये क्या रहते हैं, इलास्टिक रहते हैं। उनके प्राइजेस बढ़ने से, इनकम में चेंजेस होने की वजह से हमारे डिमांड में चेंज होता है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, यहाँ पे बेलोचदार होगा, इनइलास्टिक रहता है। और जो विलासिता की वस्तुएं रहती हैं उनका जो डिमांड है वो इलास्टिक रहता है, लोचशील रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिमांड फॉर मिल्क, शुगर, टी फॉर मेकिंग टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चाय बनाने के लिए दूध, चीनी एवं चाय की पत्ती की मांग क्या कहलाती है। तो दूध, चीनी और चाय पत्ती मिल करके हमारी एक आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका दूसरा नाम क्या है, जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग। इसमें एक वर्ड दिया है कंपोजिट डिमांड, समग्र मांग। मतलब कोई एक प्रोडक्ट है हमारे पास जिसको हम लोग खरीदते हैं और उसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। जैसे अगर 1 किलो दही खरीदे, योगर्ट हम खरीद के लेके आए, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दही बड़ा बना सकते हैं, ऐसे भी चीनी खा सकते हैं, कढ़ाई पनीर बना सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव यूज़ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। वहीं पर डेरिवेटिव, व्युत्पन्न मांग, मतलब क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को खरीदते तब हैं जब हम लोग ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट को खरीदे हैं। जैसे ईयरफोन कब खरीदेंगे, जब हमारे पास ईयरफोन लगाने के लिए फ़ोन होना चाहिए। तो जब फ़ोन का डिमांड बढ़ेगा तो उसकी वजह से किसका मांग बढ़ा, ईयरफोन का। तो उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मांग, कि एक प्रोडक्ट की मांग बढ़ने की वजह से किसी दूसरे प्रोडक्ट की मांग बढ़ी है। और एक होता है डायरेक्ट डिमांड या प्रत्यक्ष मांग, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को जा करके खरीद लेना, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी द डिमांड कर्व इज। आई थिंक कि आपको आंसर आ रहा होगा कि जब परफेक्ट इलास्टिसिटी रहता है तो डिमांड कर्व आपका कैसा रहेगा, सीधी रेखा में रहेगा। और E इज इक्वल टू क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। और जब भी E इज इक्वल टू इनफाइनाइट रहता है तो डिमांड कर्व आपका हॉरिजॉन्टल होता है। नेक्स्ट है, इन इकोनॉमिक्स डैश मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेबिलिटी। अर्थशास्त्र में किसका अर्थ है, आराम की स्थिति या स्थिरता। तो वो है संतुलन, क्योंकि जब लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो वो चाहते हैं कि इससे हम हिले डुले ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग स्टेट ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट है, सेलिंग एट अ लोअर प्राइस इन एक्सपोर्ट मार्केट एंड हायर एट होम मार्केट इज कॉल्ड। कम मूल्य पर निर्यात करना तथा अधिक मूल्य पर अपने देश में वस्तुओं की बिक्री करना क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं डंपिंग। किसी और देश में माल बेच रहे हैं तो हम कम प्राइस लेंगे, लेकिन वही प्रोडक्ट वो जो वहाँ पे लॉस हो रहा है अपने देश में ज़्यादा रुपए में बेच करके उस लॉस की रिकवरी करते हैं, तो उसको हम लोग डंपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच वन इज़ नॉट एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम का अपवाद नहीं है। सामान्य वस्तुएं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, इग्नोरेंस या इन्फीरियर गुड्स। तो जो सामान्य वस्तुएं हैं ये एक्सेप्शन नहीं है, वो डिटर्मिनेंट है, मतलब उसकी सहायता से नॉर्मल वस्तुएं हमारे उसको मांग को निर्धारित करने के तत्व में आते हैं, एक्सेप्शन में नहीं। वहीं पर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन हो गया, इग्नोरेंस हो गया, इन्फीरियर गुड्स हो गए, ये सब आते हैं आपके एक्सेप्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इट रिप्रेजेंट्स। जब मांग वक्र एक आयताकार अपरिवलय होता है तो यह दर्शाता है, तो यह दर्शाता है आपके यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को, इकाई लोचदार मांग को। अब ये फिगर में बनता कैसे है, तो अगर ये आपका डिमांड कर्व है, डी डिमांड कर्व है, और प्रीवियस प्राइस आपका पी पे था, डिमांड कितना था आपका क्वांटिटी पे। अब इसमें क्या चेंज हो रहा है,
प्राइस आपका जितने से कम हुआ, जितने से आपका प्राइस कम होगा, P1 पे आ गया, तो क्वांटिटी उसी रेशियो में ये बढ़ जाए, क्वांटिटी 1 पे पहुंच जाए, तो क्या ये जो फिगर बन रहा है आपका रेक्टेंगुलर वाला, ये और ये, इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई थिंक आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है, व्हेन एन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल वाइल एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम हिज डिमांड फॉर एन इन्फीरियर गुड। बोल रहा है कि जब एक व्यक्ति की आय में वृद्धि हो तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर वो गुड इन्फीरियर है और किसी पर्सन के पास आय ज़्यादा आ रही है तो वो क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को ना खरीद करके सुपीरियर गुड को खरीदने जाएगा, यानी कि जो उत्कृष्ट वस्तुएं रहेंगी उनको खरीदने जाएगा, तो इन्फीरियर गुड्स के डिमांड में कमी आएगी। नेक्स्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ गिवन कंज्यूमर इज ऑल्सो नॉन एज हिज। सीमांत उपयोगिता वक्र की ही उपभोक्ता की होती है तो उसे हम लोग कहते हैं डिमांड कर्व, मांग वक्र। नेक्स्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस सेरिटस पेरिबस। तो अगर अन्य बातें समान हैं तो वस्तु की कीमत एवं पूर्ति में क्या संबंध है, तो उनमें नेगेटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ गिफेन गुड्स डिमांड कर्व विल स्लोप। निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र होता है तो उस समय मांग वक्र आपका ऊपर की ओर रहता है, यानी कि पॉजिटिव रहता है कि जब प्राइजेस आपके बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा, जब प्राइजेस कम होंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, पॉजिटिवली स्लोप होता है, अपवर्ड। नेक्स्ट है, इफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड एज इट प्राइजेस चेंज। जब कीमत में परिवर्तन हो लेकिन मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो उस समय कीमत लोच क्या होगी, तो उस समय कीमत लोच आपकी क्या होगी, शून्य होगी। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल कॉस्ट आर, परिवर्तनशील लागत होती है। तो परिवर्तनशील लागत का एक फीचर होता है कि लागत उत्पादन स्तर के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन वहीं पर अगर पूछें पर यूनिट क्या होता है तो ये पर यूनिट फिक्स होती है और प्रोडक्शन के साथ ये चेंज होती है। प्रोडक्शन का जब लेवल चेंज होगा तभी वो चेंज होगी, पर यूनिट की जब आप बात करेंगे तो स्थिर रहेगी। और फिक्स कॉस्ट के साथ क्या होता है, उल्टा होता है कि प्रोडक्शन लेवल के साथ ये सेम रहेगा, लेकिन जब आप पर यूनिट की बात करेंगे तो जब प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा तो ये पर यूनिट कम होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ अ मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी वॉज डिस्कवर्ड बाय अ फर्म देयर वुड बी। यदि फर्म अधिक प्रभावशाली तकनीक की खोज करती है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में फर्म का सीमांत लागत वक्र जो होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो डाउनवर्ड शिफ्ट इन MC कर्व। नेक्स्ट है, द फर्म्स शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इंक्रीजिंग व्हेन। फर्म की अल्पकालीन सीमांत लागत में वृद्धि होगी जब, तो सीमांत उत्पादन में जब कमी आती है तो सीमांत लागत में वृद्धि होती है अल्पकाल में। नेक्स्ट है, व्हेन अ फर्म डबल्स इट्स इनपुट एंड फाइंड्स इट्स आउटपुट हैज़ मोर देन डबल्ड। यानी कि जब फर्म इनपुट को दोगुना बढ़ाती है और उत्पादन में दोगुने से अधिक वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की बचतें। नेक्स्ट है, इफ ऑल रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट आर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड आउटपुट इंक्रीजेज बाय 20% देन देयर मस्ट बी। यदि संसाधनों में 20% की वृद्धि की जाए और हमें पता चलता है कि आउटपुट भी 20% से ही बढ़ा है तो ये क्या होगा, तो ये होता है पैमाने पर स्थिर प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ रूपी टुमारो इज वर्थ लेस देन अ रूपी टुडे रिलेट्स टू। इसका हिंदी बहुत अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा था तो मैं बस इसको समझा दे रही हूँ कि इसका मतलब क्या है।
कि जो 1 रुपये आपको आज मिल रहा है और जो आपको कल या परसों मिलेगा, यानी कि भविष्य में जो मिलेगा, तो जो आपको आज रुपया मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जो आपको भविष्य में मिलेगा रुपए से। तो ये किससे संबंधित है? अ रुपी टुमारो इज़ वर्थ लेस देन अ रुपी टुडे। तो ये रिलेटेड है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल से, छूट का सिद्धांत से। नेक्स्ट, अगर प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो ये आप रिलेट कर पाएंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, दिया रहता है क्वेश्चन जब भी आप लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड कि वर्तमान में उसका मूल्य क्या होगा। जो भविष्य में 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है तो उसका वर्तमान में क्या मूल्य निकलेगा। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो 1 लाख रुपया मिल रहा है उसका वैल्यू हमेशा कम ही आता है, तो वो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, डैश प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। कौन सा सिद्धांत है जो सीमांत लागत और सीमांत राजस्व से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड इज, मांग का नियम मात्रात्मक है, गुणात्मक है कि दोनों है? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, इसका आंसर आप लोग देंगे। नेक्स्ट है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड कर्व इज, इकाई से अधिक मांग वक्र होती है। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स ई इज इनफाइनाइट। यहीं से एक लाइन अगर इधर खींच दी जाए तो इस समय क्या रहता है, ई इज ग्रेटर देन 1, सॉरी ई इज इक्वल टू 1 होगा, ई इज इक्वल टू 1 होता है। और अगर इससे ऊपर की तरफ एक लाइन रहे तो ई इज ग्रेटर देन 1, उस समय पे क्या हो रहा है, ये ओरिजिन से थोड़ा भाग रहा है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि जब ओरिजिन से वो भाग रहा होता है, थोड़ा दूर जा रहा होता है, तो उससे हम लोग कहते हैं फ्लैटर। और वहीं पर अगर ई इज लेस देन 1 है, अगर ई आपका इलास्टिसिटी 1 से कम है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र ढलान वाला या फिर स्टीपर बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, जब इनकम के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है तो वो कौन सा इनकम इलास्टिसिटी रहता है, तो वो रहता है आपका नेगेटिव। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा।